लेक्चर में डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल वेक्टर कैलकुलस की थोड़ी चर्चा किए थे, है ना। थोड़ा सा है ना, डाइवर्जेंस लिखे थे, डाइवर्जेंस ए वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, डेल डॉट ए लिखे थे बच्चों, डेल ऑपरेटर आई इंटू डी बाई डी एक्स प्लस जे इंटू डी बाई डी वाई प्लस के इंटू डी बाई डी जेड लिखा था। ए वेक्टर को आई इंटू ए एक्स प्लस जे इंटू ए वाई प्लस के इंटू ए जेड, आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट है, ए एक्स ए डॉट बी बराबर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, उसी आधार पर लिखा ही थे, डी ए एक्स बाई डी एक्स डी ए वाई बाई डी वाई डी ए जेड बाई डी जेड। यह डाइवर्जेंस ए वेक्टर, इसको डेल डॉट ए लिखा। और बोला डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर गिव्स ए स्केलर। दूसरा लिखा है थे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, स्केलर की जगह भी लिख दिया जाए, ग्रेड भी बोलेंगे, इसका डेल इंटू भी, यहाँ इंटू लिखे, यह स्केलर है तो यह इंटू ही पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ दोनों वेक्टर था, बीच में ये लिखे थे, डॉट दिए थे, तो ये डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, या वेक्टर इंटू स्केलर को रिप्रेजेंट करेगा जो वेक्टर देगा। तो इसको लिखाए थे ग्रेड भी को आई इंटू डी बाई डी एक्स प्लस जे इंटू डी बाई डी वाई प्लस के इंटू डी बाई डी जेड, पिछले लेक्चर का लास्ट पॉइंट था। इंटू भी, इसी को लिखे थे आई इंटू डी भी बाई डी एक्स प्लस जे इंटू डी भी बाई डी वाई प्लस के इंटू डी भी बाई डी जेड। यह वेक्टर है, तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर मस्ट गिव्स वेक्टर, या ग्रेड भी डेल इंटू भी लिखा जाए। ये रिजल्ट था ग्रेडियंट का, इसका यूज करना है अभी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के जस्ट बाद। और तीसरा मैं बताया था कर्ल ए वेक्टर, इसको डेल क्रॉस ए वेक्टर लिखा था। डेल क्रॉस को लिखना था आई इंटू डी बाई डी एक्स लिखा था प्लस जे इंटू डी बाई डी वाई प्लस के इंटू डी बाई डी जेड, है ना। क्रॉस, यहाँ डॉट था, पिछले लेक्चर में यह छूट गया था क्रॉस, बस इतना बताने का मकसद था कि यह छूट गया है क्रॉस का साइन। और आई इंटू ए एक्स प्लस जे इंटू ए वाई प्लस के इंटू ए जेड, और तब इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में गुना करना सिखाया हुआ है पहले से। आई जे के लिखा था, डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई डी बाई डी जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, इस तरह से इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं हिंदी में, सारणिक फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। आई इसको लिखा इस तरह से, डी ए जेड बाई डी वाई। अब हम इस तरह से बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको आदत होनी चाहिए ऐसा ऐसा क्रॉस वाला प्रोडक्ट, डी बाई डी जेड ऑफ ए वाई माइनस जे बोला, और फिर इसको और इसको छोड़ते थे, इस वर्टिकल कॉलम और रो को, हॉरिजॉन्टल रो को इसको छोड़ दिए, और तब इसको हम लोग इसको इससे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए जेड माइनस डी बाई डी जेड ऑफ ए एक्स प्लस के इन के साथ दिस मच ऐसे गुना करोगे, ऐसे गुना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए वाई माइनस डी बाई डी वाई ऑफ ए एक्स। ये सब क्रॉस प्रोडक्ट का उदाहरण है, या कर्ल है, कर्ल बोले, है ना। अगर हमारा एक पॉइंट कल अगले लेक्चर के पॉइंट में लास्ट में
ये सब लिखा हुआ है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना केवल एक जगह क्या कर दोगे, कर्ल ए वाला में यहाँ क्रॉस छुटा हुआ है उसको लिख लोगे। ये लिखा हुआ है आपके पिछले लेक्चर के नोट्स में लिखा होगा अगर लिखे हैं तो। कर्ल एफ वेक्टर बराबर 0 होगा इफ़ कर्ल एफ वेक्टर इज़ 0 देन एफ वेक्टर इज़ कंजर्वेटिव। एफ वेक्टर फोर्स के लिए लिखा जाए, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखा जाएगा। कर्ल ई वेक्टर बराबर 0 हो, ई दिया रहे आई जे के में, है ना, एक्स वाई और जेड कंपोनेंट में, और उसका यह कर्ल निकाले और वह 0 आ जाए तो समझ लेना कि वह इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, नहीं तो नॉन कंजर्वेटिव बोला जाएगा। तो ये बड़ा काम का चीज़ है। इसके 0 होने का मतलब है प्रत्येक कोफिशिएंट क्या हो जाना, 0 हो जाना। तो यहाँ पर अगर फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ लिखने का तरीका क्या होगा, इसके आधार पर क्या लिखोगे, डी एफ जेड बाई डी वाई बराबर हाउ मच, डी एफ वाई बाई डी जेड। फिर इसी से ये इसके आधार पर क्या लिखा जाएगा, डी एफ जेड बाई डी एक्स बराबर हाउ मच, डी एफ एक्स बाई डी जेड। तीसरा भी बना देंगे, एंड क्या, डी एफ वाई बाई डी एक्स बराबर डी एफ एक्स बट्टा डी वाई। अब इसको ये तीनों कोफिशिएंट 0 होने चाहिए कर्ल को 0 होने के लिए, कर्ल ऑफ वेक्टर को 0 होने के लिए, यानी ये जो वेक्टर कंजर्वेटिव होगा, फोर्स वेक्टर लगाए हैं तो फोर्स इज कंजर्वेटिव तब होगा जब इस तरह का होगा, फंक्शन दिया रहेगा फोर्स वेक्टर एक्स वाई जेड में दिया रहेगा, अगर इस तरह के कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ये एक तरीका हो गया फोर्स इज कंजर्वेटिव को साबित करने का। इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह ई वेक्टर लगा देंगे, इसी में ई लगा देंगे या ई हो जाएगा, सब इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव साबित करने का एक तरीका होगा कि कर्ल ऑफ वेक्टर विल बी क्या चीज़ 0, है ना। तो इस तरह की बातों को बहुत ज़्यादा नहीं जोर देना है, हमको ग्रेडियंट समझाना था, थोड़ा सा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पिछले लेक्चर में सारा लिखा हुआ था, केवल इस बात को फिर से मैं लिखा दिया, 2 लाइन लास्ट वाला को जोड़ देना है, वहाँ क्रॉस छुटा हुआ था, क्रॉस को लगा देना है ना। या सीधा सा एक तरह से बात सोचा जाए तो वेक्टर इनटू स्केलर दिस मच ग्रेडियंट गिव्स वेक्टर, और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट गिव्स स्केलर, और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स वेक्टर। कर्ल वो उदाहरण हो गया। तो इस 3 तरह का सिंपल प्रोडक्ट हम लोग वेक्टर में पढ़े हुए हैं कि वेक्टर गुने स्केलर गिव्स वेक्टर, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट गिव्स स्केलर, और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स वेक्टर। वेक्टर में दोनों बात होगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करेंगे, तो वो सब जानते हैं, वेक्टर को रिवाइज करते रहना है। फिर से हमको आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं, या पिछले क्लास का लेक्चर का रिकैप था थोड़ा सा, है ना। अब थोड़ा सा अलजेब्रा का फार्मूला सब भी आप याद कर लेंगे फिर से, है ना। एपी जीपी वाला फार्मूला सब छोटा छोटा जितना है वो, उस पर भी सवाल आएगा अब थोड़ा सा। लेकिन पहले हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं एट एनी पॉइंट, तो वो लिखा देते हैं। पहले इसको संशोधित करके उसको जोड़ लेना है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Electric field at a point r vector due to a charge distribution is E, and this electric potential at the same point is V. The force on point charge Q at r vector is given as F vector बराबर Q into E electrical force. The force on point charge Q at r vector is given as. Now the amount of work done to displace point charge Q from
r vector plus dr vector by the electric field बोले, इलेक्ट्रिक फोर्स बोले चलेगा, by the electric field is given as dw बराबर f into d f dot dr q e dot dr। अब हम लोग को पता है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एज डी डब्ल्यू बराबर माइनस डी यू बोला जाएगा, या डी यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, और डी यू बाई क्यू जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस डी यू बराबर क्यू ई डॉट डी आर वैक्टर, और बच्चों डी यू बाई क्यू बराबर माइनस ई डॉट डी आर, बस माइनस साइन इधर लिया है, हो गया। और ये डी यू बाई क्यू गिव्स क्या, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, डी वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर। कुछ इक्वेशन दे दिया जाए, वन ही मान लिया जाए, और कहीं इक्वेशन अभी लिए नहीं है, तो डी वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर। ये हो गया डी वी रिप्रेजेंट्स क्या है, एक लाइन लिख दिया जाए, हेयर डी वी बराबर डी यू बाई क्यू चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाएगा। इस तरह की बात को पहले लिखा जाए, तब हम लोग आगे इससे आगे बढ़ते हैं। तो डी वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर आया, इक्वेशन 1। इसमें इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 बिटवीन लिमिट v बराबर वी आई टू v बराबर वी एफ फॉर r बराबर आर आई टू r बराबर आर एफ। r वेक्टर को r को कहाँ से कहाँ तक, आर आई से आर एफ तक, और v को वी आई से वी एफ तक। क्या होगा मेरा बच्चा, डी वी का इंटीग्रेशन वी आई से वी एफ तक, और माइनस ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन आर आई से आर एफ। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वी का इंटीग्रेशन भी, तो वी एफ माइनस वी आई माइनस आर आई टू आर एफ ई डॉट डी आर वैक्टर। ये पिछले लाइन इंटीग्रल वाला केस में मैं बता रहा था इस तरह का रिजल्ट। फॉर आर आई बराबर इन्फिनिटी, वी आई बराबर 0, इनफाइनाइट पोजीशन पर है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो चार्ज के बीच का जब सेपरेशन बहुत ज़्यादा दूरी है तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी टेकन एज 0। तो वी आई बराबर 0 एंड आर एफ बराबर आर, वी एफ बराबर भी। माना है कि आर दूरी पर पोटेंशियल क्या है, शुरुआत में लिटरेचर में था आर वेक्टर पर पोटेंशियल का वैल्यू भी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो यहाँ चलो क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन 2, नाउ इक्वेशन 2 गिव्स वी एफ के जगह भी
और वी आई ज़ीरो, तो वी आई इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर या ई डी आर फ्रॉम आर आई टू आर एफ। ई वेक्टर और डी आर वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाए, एक ही पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस, तो हम लोग भी बराबर पोटेंशियल जो निकालेंगे, हम लोग का मूल फार्मूला यही निकल कर आया। इससे हम लोग डिराइव करेंगे गॉस थ्योरम के बाद, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख जाएंगे डिफरेंट केसेस का, तब पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे सॉलिड स्फीयर के अंदर, इनफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के अंदर बाहर, और हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर बाहर। इस रिजल्ट की सहायता से मैं निकालूंगा। सॉरी, आर आई यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर, आर आई इन्फिनिटी और आर एफ आर, ये चीज़ को दिमाग में रखना है। अब हम लोग इक्वेशन 1 से ही रिलेशन निकालेंगे। ई बराबर माइनस ग्रैड वी, ई वेक्टर बराबर माइनस ग्रैड वी, और ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। कैसे लिखते हैं सो मैं दिखा देता हूँ, फिर से आगे बढ़ा जाए इसको। इक्वेशन 1 में हम लोग देखें डी वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर, या इक्वेशन 1 था अपने लोग का, डी वी बराबर डी आर फ्रॉम इक्वेशन 1। लेट ई वेक्टर 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, एक्स वाई जेड वाला, है ना। तो ई वेक्टर बराबर आई इंटू ई एक्स प्लस जे इंटू ई वाई प्लस के इंटू ई जेड, एंड डी आर वेक्टर बराबर आई इंटू डी एक्स जे इंटू डी वाई प्लस के इंटू डी जेड। सारा चीज़ वर्क एनर्जी पावर इस सब में डिस्प्लेस, सब जहाँ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट था पहले, आर वेक्टर जिसको लिखे थे हम लोग पोजीशन वेक्टर आर, तो आर वेक्टर बराबर आई इंटू एक्स प्लस जे इंटू वाई प्लस के इंटू जेड, और आर प्लस डी आर वेक्टर के जगह क्या हो जाएगा, तो आई इंटू एक्स प्लस डी एक्स प्लस जे इंटू डी प्लस जे इंटू वाई प्लस डी वाई प्लस के इंटू, और सब्ट्रैक्ट करके डी आर वेक्टर जो निकालेंगे तो इतना आएगा। अब यहाँ से नाउ डी वी बराबर माइनस आई इंटू ई एक्स प्लस जे इंटू ई वाई प्लस के इंटू ई जेड, इसके लिए लिखा गया ई वेक्टर के लिए, और डी आर वेक्टर के लिए डॉट आई इंटू डी एक्स प्लस जे इंटू डी वाई प्लस के इंटू डी जेड। बच्चों फिर से डॉट प्रोडक्ट है आई आई वाला को, तो ई एक्स डी एक्स माइनस साइन तो रहेगा ही, ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड, या डी वी बराबर इतना निकला। अब इसमें लिखा जाता है, देखो एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल होगा, लेकिन जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, इसमें 3 बार डिफरेंशिएशन की बात आ रही है, एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ वाला। जब एक्स के साथ इंटीग्रेट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई और जेड को कांस्टेंट मानकर, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि पोजीशन एक्स से एक्स प्लस डी एक्स वाई बाई कीपिंग वाई एंड जेड आर क्या चीज़ कांस्टेंट, व्हेन वाई एंड जेड आर टेकन एज क्या चीज़ कांस्टेंट, देन डी वाई जीरो डी जेड जीरो, तो क्या लिखेंगे ई एक्स बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स, या डी को हम इस तरह के ऑपरेटर में बदल दिए, या पार्शियल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली when x and z are constant, x and z are taken as constant, है ना, x और z, तो ई वाई बराबर
देन ई वाई बराबर बोलो डी वी बाई डी वाई, एंड फाइनली क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, इसी में यहाँ लिख दिया जाए, एंड व्हेन x and y are taken as constant, then Ez बराबर माइनस डी वी बाई डी जेड। नाउ ई वेक्टर बराबर ई एक्स आई इंटू ई एक्स, तो ई एक्स के जगह क्या लिखेंगे, माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो माइनस साइन, फिर उसी तरह माइनस जे डी वी बाई डी वाई माइनस के डी वी बाई डी जेड। मैं इसी के लिए ग्रेडियंट समझाने का कोशिश किया था, और एक नए फॉर्मेट में ई और भी का रिलेशन अभी बोला जाए 12 के रिलेशन। आगे के क्ले स्टैंडर्ड में तो यही रिलेशन ही रहेगा, ई वेक्टर बराबर माइनस ग्रेड भी, स्टैंडर्ड लैंग्वेज वही होगा। मेरा बच्चा बताओ, ई वेक्टर बराबर माइनस कॉमन ले लिए और आई इंटू डी बाई डी एक्स प्लस जे इंटू डी बाई डी वाई प्लस के इंटू डी बाई डी जेड और इंटू क्या चीज़ भी, और यह डेल ऑपरेटर लिखना सिखाया था मैं, तो ई वेक्टर बराबर माइनस डेल इंटू भी, और इसी को लिखना सिखाया था माइनस ग्रेड भी, मतलब ई डेल वेक्टर इंटू भी को ग्रेड भी बोलना सिखाया था। तो ई वेक्टर बराबर माइनस डेल इंटू भी बराबर माइनस ग्रेड भी। आज के डेट में ई वेक्टर बराबर माइनस ग्रेड भी बोलना सीख जाओ, और इस पर अब सवाल बनाएंगे वो अलग तरीका होगा, है ना। ये रिलेशन सर्टन, ये रिलेशन लाइन इंटीग्रल वाला केस में भी हम लोग साबित कर चुके थे, है ना, कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बराबर माइनस ई डॉट डी एल का इंटीग्रेशन बोले थे, और उसी को दूसरे तरीके से किया। मेरा मूल ध्येय था ई वेक्टर बराबर माइनस ग्रेड भी को समझाना, यह रिलेशन, और सिंपल भाषा में रिलेशन तो हो गया ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ गिवन एज, मैं लिखाता हूँ फिर उसको अलग से, ई वेक्टर, पहले इतना तक समझ लो भाई बढ़िया से। बराबर ए बी कॉस थीटा, और थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हम लोग को इक्वेशन 1 से मिला था डी वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर। अब बच्चों अगर थीटा एंगल हो जाए ई वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच में किसी खास पॉइंट पर, तो क्या है, डी वी बराबर माइनस ई डी आर कॉस थीटा, ई डॉट डी आर के जगह ये लिखा गया, और डी वी बाई डी आर बराबर क्या चीज़, माइनस डी वी बाई डी आर बराबर ई कॉस थीटा। यह इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो गया। मैं एक छोटा सा फिगर बनाया, पी पॉइंट और पी डैश, इस दोनों के बीच का पोजीशन का वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट डी आर वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, बीच का एंगल डी आर वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, और तब ई का कंपोनेंट इस दिशा में क्या हो गया, तो ई कॉस थीटा, और तब तो इस तरह से लिखा गया माइनस डी वी बाई डी आर गिव्स द क्या चीज़, कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी आर वेक्टर। अब यहाँ डी वी क्या है बच्चों, डी वी पोटेंशियल डिफरेंस, बाद वाला में से पहले वाला को घटाओ तो वी पी डैश माइनस वी पी इज डी वी, तो डी वी बराबर वी एट पी डैश माइनस वी एट पी, तो वी पी माइनस वी पी डैश बाई डी आर बराबर क्या चीज़, ई कॉस थीटा। यहाँ पी लिख दिए, पहले माइनस था, है ना, इस रिजल्ट में तो यह चीज़ आ गया। अब यहाँ पर इतनी बात समझ रहे हैं, ई कॉस थीटा, इफ़ थीटा ज़ीरो हो जाए, किस डायरेक्शन में मूव कर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इफ़ वी मूव एट डिस्टेंस डी आर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ व्हेन थीटा बराबर जीरो, देन ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। इस रिजल्ट को ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे आगे कहीं कहीं मतलब सवालों में, प्रॉब्लम में, और ज़्यादा यही बोला जाता है ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर।
This result shows that direction of electric field is along the direction in which the potential decreases at the maximum rate. ये जो मैं बताया या पोटेंशियल में डिक्रीज जो था वह ई कॉस थीटा ई डी आर कॉस थीटा वाला बात था। कॉस थीटा जब मैक्सिमम कॉस 0 1 वो मैक्सिमम वैल्यू हो गया तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिस एक तो सिंपल भाषा में मैं बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर है। और अगर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है लेकिन जिस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा क्या करेगा पोटेंशियल में डिक्रीज होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पर वह चीज़ मैं बताने का कोशिश किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेज एट द मैक्सिमम रेट। तो यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल में डिक्रीज जो होगा सो मैक्सिमम होगा। थोड़ा सा सारा चीज़ को बार बार पढ़ना है समझना है, लेकिन फाइनल रिज़ल्ट हमको क्या बताए। एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट मैं बताया आपको इस पूरे डेरिवेशन में जो पहले भी बताया था, भी इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी इन्फिनिटी टू आर, या भी इज़ द फंक्शन, यहाँ आर पर लिखते भी आर लिखा जा सकता है। अभी इन्फिनिटी क्या होगा 0 होगा ये बताए। उसके बाद ई वेक्टर बराबर मैं सिखाया ग्रेड भी, इस रिज़ल्ट को याद रखो, ई वेक्टर बराबर माइनस डेल इंटू भी, इसको तोड़ के भी लिखा है आई डेल ऑपरेटर के रूप में भी। और अभी जो लिखे जिस केस में थीटा 0 डिग्री का केस है, ई वेक्टर और डी आर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, उस केस में मैं बताया ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। सामान्य भाषा में इसको भी हम लोग डी बाई डी आर पोजिशन के रिस्पेक्ट में बांटने वाले को ग्रेडियंट बोले, और निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल गिव्स फील्ड इंटेंसिटी, गिव्स फील्ड इंटेंसिटी। ये कंक्लूजन था इस पूरे डेरिवेशन में, है ना। तो इतनी बात को आप दिमाग में रखें। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रोकेंगे और क्या करेंगे, हम डाइपोल इस सब पर ले चलेंगे, लेकिन पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस को मैं बता दूं और 1-2 सवाल फिर मैं बताऊंगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से रिलेटेड, तब आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की। सरफेस के बारे में अब चर्चा करनी है इस लेक्चर अभी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो मैं लिखने जा रहा हूँ भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस, वैसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो, सेम हो, वैसे सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को लोकस बोलते हैं। तो द लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। द सरफेस ऑन which electric potential is same at every point is called equipotential surface. That is locus of points having same value or constant value of electric potential is called equipotential surface.
as potential difference between 2 points on the equipotential surface is 0। पोटेंशियल सेम है सब पॉइंट पर का, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट भी के बीच में क्या होगा, 0 होगा। दैट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन to move a charge particle from one point to another point on equipotential surface will be 0। amount of work done, charge into potential difference 0, तो work done will be 0। तो ये पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिफिनीशन दे दिया गया थोड़ा सा। अब हम लोग कैसे क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें। पहले तो अलग अलग, जैसे पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करता है, बाहर की ओर ओरिजिनेट करेगा। और तब चला वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हम लोग ड्रॉ करेंगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, V बराबर Q/4πε0R। सर्टेन आर के लिए पॉइंट चार्ज को सेंटर मान ले और डिस्टेंस को रेडियस मानकर हम लोग स्फीयर ड्रॉ करेंगे, स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, Q/4πε0R। तो वह स्फेरिकल सरफेस पॉइंट चार्ज के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इट मीन्स पॉइंट चार्ज के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो स्फेरिकल शेप होगा। अगर मान लो उसी से हम दूसरा रेडियस कर दे 2R, मतलब डिस्टेंस पर पोटेंशियल की बात करें तो 2R को रेडियस मान लो और सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज को हम लोग क्या मान ले, सेंटर मान ले और स्फीयर ड्रॉ करें, तो उस स्फीयर पर क्या होगा, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन R दूरी वाले से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो पोटेंशियल घट रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बाहर द इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। पहले इतना डिफिनीशन को लिख लिया जाए तब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस को मैं समझाता हूँ कि अलग अलग केस में कैसे किस तरह के शेप का लाइन चार्ज होगा तो सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। और इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, कंडक्टिंग सीट हो तो अपने लोग कंडक्टिंग सीट के रिजल्ट पढ़ेंगे सिग्मा बाई इप्सिलॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो उस केस में पैरेलल एंड डिस्टेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होगा। 3 स्पेशल केसेस है। पॉइंट चार्ज के केस में स्फेरिकल वेब फ्रंट होगा, सॉरी वेब फ्रंट बोला गया, वो वेब ऑप्टिक्स की बात है। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा और लाइन चार्ज के केस में सिलिंड्रिकल होगा, सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। और इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज होगा, या कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, उस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट प्लेन्स होगा। तो वो चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ फिगर के द्वारा। पहले इसको लिख लीजिए। एग्जाम्पल्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस पहले समझ ले थोड़ा सा, तब प्रॉपर्टीज़ की बात करें। इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज, कोई चार्ज है प्लस Q, सोर्स चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to point charge plus Q at O such that
OP बराबर R इज गिवन एज V बराबर Q/4πε0R। अब इस प्लस Q चार्ज वाले को क्या कर लो, यह डिस्टेंस R, O को सेंटर और OP को रेडियस मान कर क्या किया जाए, स्फीयर ड्रॉ करें, स्फेरिकल सरफेस। अब इस पॉइंट पर लो, इस पॉइंट पर लो, जहाँ भी लेंगे सब जगह क्या होगा, पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा, V बराबर Q/4πε0R। तो यह जो स्फेरिकल सरफेस बना वह हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। अब इसी से ज़्यादा दूरी पर ले लेंगे, 2R दूरी पर ले ले तो उसका पोटेंशियल का वैल्यू, इस तरह आप अलग से फिगर थोड़ा ड्रॉ करोगे, मैं उसी पर ओवरलैप कर दिया है ना। यह डिस्टेंस क्या हो गया, 2R हो गया। यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ जो V1 लिखेंगे, V1 बराबर Q/4πε0R, सारे जगह V1 होगा। और यहाँ जो V2 लिखोगे वह Q/4πε0 होगा, V1/2 होगा। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर, हाई पोटेंशियल, और फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो भी लाइन ऐसे खींचेंगे हम लोग, यह फील्ड लाइंस हो गया। और यह जहाँ भी इस सरफेस पर सोचेंगे तो यह नॉर्मल हो गया। इसी से प्रॉपर्टीज़ निकलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, नॉर्मली आउटवर्ड होगा जब पॉजिटिव चार्ज सोर्स होगा। और यहाँ पर तो हम लोग क्या देखें कि पॉइंट चार्ज के केस में बच्चों हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वह स्फेरिकल है, तो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस प्राप्त करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज। और नज़दीक वाला ये स्फेरिकल सरफेस पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, दूर वाले सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। वो आगे भी मैं बताऊंगा कि जैसे यह पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और इस सरफेस और इस दोनों सरफेस के बीच का क्या होगा, सेम रखा जाए। मान लो 100 वोल्ट है, 80 वोल्ट है, फिर 60 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट हो गया। और यहाँ का सेपरेशन क्या होगा, पहले वाला सेपरेशन कम होगा, बाद वाला सेपरेशन ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना रहता Q/4πε0R²। यहाँ ज़रूरत है नहीं, लेकिन उसका भी हम लोग आगे यूज करने वाले। तो एक पॉइंट चार्ज के केस में हम लोग क्या जाने कि स्फेरिकल सरफेस जो होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो स्फेरिकल सरफेस होगा। तो यह एक पहला हो गया। दूसरा, इन केस ऑफ लाइन चार्ज, पॉइंट लिख देना है कंक्लूजन कि इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज, पहले वाला में, इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर, equipotential surfaces are concentric spherical surfaces. That is spherical equipotential surface arises due to point charge, arises due to point charge. ओवरलैप ऐसा आप लिखेंगे, आप स्पष्ट लिखे हुए, अलग अलग लिखोगे, फिगर अलग बनाओगे, लिटरेचर अलग लिख दोगे। अब लाइन चार्ज वाला केस में करने जा रहे हैं, पहले इसको हम मिटा ले, तब लाइन चार्ज भी मैं बता दें। लाइन चार्ज है प्लस क्यू लेमडा, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। यहाँ पर जो स्फेरिकल पॉइंट चार्ज में देखे स्फेरिकल, यहाँ लाइन चार्ज में सिलेंड्रिकल में देखा रहा।
इस सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल V1 V1 V1, यहाँ V1 लिख लें, यह R1 डिस्टेंस है, यह R है, फिर दूसरा डिस्टेंस ले लेंगे R2, इसी पर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस R1, यहाँ V1, सब जगह पोटेंशियल क्या हो गया, अब सेम। और दूसरे केस में या फिर क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल क्या लिया जाएगा, V2, सब जगह V2, V1 ग्रेटर दैन V2। जैसे जैसे फील्ड लाइंस किधर होगा, फील्ड का फॉर्मूला पढ़े थे, λ/2π साइलेंट 0 r, इनफाइनाइटली लॉन्ग राइट। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सिखाएंगे लीनियर का। जस्ट इसके बाद फिर मैं कुछ सवालों पर आ रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल पर आने से पहले। लेकिन यह लाइन चार्ज के केस में क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर सिलिंड्रिकल। यहाँ लिखना है V1 ग्रेटर देन V2 वाला केस प्लस है, तो फील्ड लाइंस इस सरफेस पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर फील्ड लाइंस नॉर्मल होगा। यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरह से अगर हम लोग नॉर्मल खींचे यहाँ, तो यह फील्ड लाइंस इस तरह से इस पर क्या होगा, बाहर की ओर। इसी तरह यहाँ पर भी इस तरह, इस सरफेस के लिए भी, तो अलग अलग जगह पर हम लोग दिखाएंगे कि फील्ड लाइंस नॉर्मल टू दिस सरफेस होगा। इस तरफ में देखेंगे तो यहीं पर इस तरह नॉर्मली रेडियली आउटवर्ड होगा। तो इस तरह, तो दो एग्जाम्पल हो गया, पॉइंट चार्ज के केस में और लाइन चार्ज के केस में बच्चों। और थर्ड है क्या चला है ना, थर्ड बोलेंगे इन केस ऑफ infinite non-conducting sheet, non-conducting or conducting sheet of charge, sheet of charge। तुमको पढ़ा है E बराबर σ/2 एप्सिलॉन 0 नॉन कंडक्टिंग शीट वाला केस में, डिस्क को जो लिए ना इन σ/2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस कॉस थीटा या 1 माइनस x/√r² प्लस x², x का वैल्यू बहुत छोटा ले ले तो वह छोटा सा शीट भी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज कहलाएगा। और उस केस में इनफाइनाइट शीट जो शेप का होगा, डिस्क सर्कुलर डिस्क कोई ज़रूरी नहीं, किसी भी शेप का हो, और उसको इनफाइनाइट शीट बोला जाएगा। और उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े थे σ/2 एप्सिलॉन 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, यूनिफॉर्म था। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम लोग पढ़े थे पैरेलल और इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है ना। और इक्विपोटेंशियल सरफेस उस पर नॉर्मल होगा। तो हमको इस केस में क्या होगा, इन दिस केस इक्विपोटेंशियल surfaces are parallel and equidistant planes। In this case, equipotential surfaces are parallel and equidistant planes if electric field is along x-axis, then equipotential surfaces are in yz plane, अभी जस्ट फिगर में मैं दिखाता हूँ इसको भी, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इस केस में E बराबर σ/2 एप्सिलॉन 0 r कैप पढ़े हो। यह नॉन कंडक्टिंग शीट में, नॉन कंडक्टिंग शीट के केस में इनफाइनाइटली शीट, और E बराबर σ/E वेक्टर लगा दे, σ/एप्सिलॉन 0 r कैप, है ना, फॉर कंडक्टिंग शीट, कंडक्टिंग
इनफाइनाइट सीट। इन सारे रिजल्ट को पहले से और फिर गॉस थ्योरम में सारे को फिर से डिराइव करने जा रहे हैं। मैं गॉस थ्योरम को बाद में कहा, पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस तक इलेक्ट्रिक डायपोल से पढ़ाने के बाद, तो इस तरह की बात कर लें और तब आगे करते हैं। फिगर बना ले हम लोग इनफाइनाइट सीट वाला। और देख लो भाई, यह इनफाइनाइट सीट है जिस पर क्या है, प्लस चार्ज है। यहाँ पर फील्ड एक तरह से प्लेन्स को बताएगा। V1, इसका दूसरा भी फिगर बनाते हैं। V1 ग्रेटर देन क्या चीज़, V2। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फील्ड का डायरेक्शंस किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा फील्ड का डायरेक्शन। पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइंस होगा। इसको और 3 डायमेंशनल फिगर में दिखाने का बस। अगर यह एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा तो यह वाई जेड प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्विडिस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यह एक्स एक्सिस है तो यह वाई और जेड डायरेक्शन बोला जाएगा। इसको एक्स बोल दिए मान लो, तो यह तुम्हारा क्या हो गया, वो एक वाई और एक क्या चीज़ जेड, वाई जेड प्लेन में होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। यह V1 V2 V3, तो V1 ग्रेटर दैन V2 ग्रेटर दैन V3। आगे ये भी दिखाएंगे कि यह सेपरेशन मान लो D है, ये भी सेपरेशन क्या है, D है। तो यहाँ पर V1 माइनस V2 बाई D हेयर, या D और D सेम है, तो V2 माइनस V3 बाई D। यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो V1 माइनस V3 बराबर 2D बाई 2D। यही फिगर ड्रॉ कर ले। एनसीईआरटी का सहयोग ले लेंगे ना इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, जो ड्रॉ ग्राफ है उसको देख लेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस का, फिर से अपने कॉपी पर बढ़िया से इसको फेयर करेंगे। अब सब पॉइंट को कंक्लूड, प्रॉपर्टीज़ को हम लोग लिख ले इक्विपोटेंशियल सरफेस का। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज़ लिखे थे उसी तरह इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का प्रॉपर्टीज़। मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस 4 पॉइंट लिखाया हूँ, फिर लिखाता हूँ। इसको आप लिख लेंगे तब। मैं पहले समझा लूँ थोड़ा सा कि पोटेंशियल हर पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर सेम होगा। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ज़ीरो। कोई वर्क डन नहीं होगा टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ले जाने पर, है ना। अगर पोटेंशियल किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट पर भी है तो हर पॉइंट पर भी होगा। अगर कोई टेस्ट चार्ज Q0 है तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो Q0 भी होगा। उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी Q0 इंटू भी, तो वो सभी जगह क्या होगा, सेम होगा। और वर्क डन टू मूव इट
टेस्ट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी जीरो। ये सब पॉइंट मैं बताया। टू फील्ड लाइंस जिस तरह मैं पढ़ाया कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर इंटरसेक्ट करता था तो एक ही पॉइंट पर फील्ड का दो डायरेक्शन होता था मेरे बच्चों। यहाँ पर भी वही बात है, लेकिन यहाँ पर भाषा पोटेंशियल के टर्म में है। तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर क्या होगा, पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक चार्ज कन्फिगुरेशन के कारण या एक चार्ज के कारण दो पोटेंशियल हो जाएगा, जो कभी पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू भी क्या होगा, सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण एक पॉइंट पर नेट पोटेंशियल क्या होगा, एक ही वैल्यू होगा। तो दो वैल्यू नहीं हो सकता है, इसलिए टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आगे के पॉइंट में, इसके बाद वाले पॉइंट में मैं बताने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट करेगा तो दो दो नॉर्मल हो जाएगा दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा, जो कभी संभव नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में बोलेंगे तो। लेकिन पहले इस चारों पॉइंट को मैं लिखा दूँ, है ना, 3 पॉइंट लिखा हुआ है, उसको लिखा लो तो तब फिर मैं आगे का पॉइंट लिखाने जा रहा हूँ। पहले से मैं लिख रखा हूँ, इसको देख लो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो बिकॉज पोटेंशियल भी इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। रटा हुआ पॉइंट हो गया भाई। इक्विपोटेंशियल सरफेस नामे से पता लगता है कि पोटेंशियल का वैल्यू इक्वल होगा सभी जगह एक सरफेस पर, तो भी सेम हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑन द टेस्ट चार्ज Q0 व्हिच इज Q0 भी remains क्या चीज, कांस्टेंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। नो वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेन द टेस्ट चार्ज इज मूव्ड अलोंग इट्स सरफेस। कोई चेंज ही नहीं हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, तो वर्क डन विल भी क्या चीज, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क डन बराबर होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अपने लोग पढ़े, 2 पॉइंट में बार बार रटाया। इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण वर्क डन बोला था तो Q0 इंटू VI माइनस VF बोला था, और एक्सटर्नल फोर्स के कारण बोला था, एक्सटर्नल एजेंट के कारण, तो Q0 इंटू VF माइनस VI। तो यह VI VF इनिशियल और फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल था, लेकिन यहाँ पोटेंशियल एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कहीं पर भी 2 पॉइंट पर लेंगे तो पोटेंशियल सेम होगा, तो वर्क डन विल बी जीरो। और टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और तुमको पता है कि कंडक्टर के सरफेस पर और कंडक्टर के अंदर में हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। आगे अभी साबित भी करके दिखाएंगे आगे, लेकिन ये पॉइंट याद रखना कि कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस विल बी जीरो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो, और पोटेंशियल सरफेस पर और कंडक्टर के अंदर, चार्ज कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल सब जगह क्या होगा, सेम होगा। वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस ना बोलकर इक्विपोटेंशियल स्पेस और इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम बोला जाएगा कंडक्टर के केस में, है ना, चार्ज कंडक्टर के केस में। तो इस तरह की पॉइंट्स को अभी और लिखाने जा रहे हैं हम लोग। dV बराबर माइनस E.dl या E.dr देखें, और dV बराबर जीरो, तो E.dr और E.dl वेक्टर बराबर क्या चीज़, जीरो। E वेक्टर और dl वेक्टर और dr वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होगा, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ऑलवेज नॉर्मल होगा, वो साबित करेगा। तो ये चीज़ सब छोटा पॉइंट सब है। तो पहले इसको राइट डाउन करें, तब फिर अगला 3 पॉइंट 4 पॉइंट और मैं लिखाने जाता हूँ। मैं पहले बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ डेंसली क्राउडेड होगा, लार्जली क्राउडेड होगा, वह स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा। उसी तरह इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा, और जहाँ सेपरेटेड होगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वहाँ पर वीकर फील्ड का बात होगा। तो सब कहाँ से निकल कर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से ही मिलता जुलता प्रॉपर्टी से इक्विपोटेंशियल सरफेस का। कंडक्टर के अंदर, चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब है कि पोटेंशियल सारे जगह क्या होगा, सेम होगा, पूरे इंटायर कंडक्टर में, पूरे इंटायर वॉल्यूम में। और ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर भी पोटेंशियल हर पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा। तो मैं पूरे उसको इस भाषा में बोला, द कंप्लीट कंडक्टिंग वॉल्यूम इंक्लूडिंग द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम और इक्विपोटेंशियल स्पेस।
क्यों भाई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो, दस dV बराबर जीरो, dV बराबर पढ़े माइनस ई डॉट डी एल वैक्टर या ई डॉट डी आर वैक्टर। ई जीरो हो गया तो dV विल बी जीरो, तो dV विल बी जीरो, तो dV बराबर जीरो, दैट इज V बराबर कांस्टेंट। पूरे कंडक्टर में हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, और पोटेंशियल सेम होने के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़े थे, नो फील्ड लाइंस कंडक्ट थ्रू दी पास थ्रू दी कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर से फिर चाहे कंडक्टर से फील्ड लाइंस पास नहीं करेगा, तो वो चीज़ पॉइंट था। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नॉर्मल टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ये भाई एज dV बराबर माइनस ई डॉट डी एल वैक्टर, ये पढ़ा है, ई डॉट डी एल बराबर dV है ना। लाइन इसको इंटीग्रेट करिए तो लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल का बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बोले थे, तो dV बराबर एज हेयर dV बराबर जीरो फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सभी जगह सेम होगा, दैट इज ई डॉट डी एल वैक्टर बराबर जीरो, that is E vector is perpendicular to dl vector. Here dl vector is tangential to the इक्विपोटेंशियल सरफेस। मेरे बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी खास पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, वो डीएल वेक्टर को रिप्रेजेंट, और ई वेक्टर और डीएल वेक्टर आर ई वेक्टर और डीएल वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया, दैट इज क्या? ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रत्येक पॉइंट पर ई वेक्टर और डीएल वेक्टर एक दूसरे पर क्या होगा? परपेंडिकुलर। फील्ड लाइंस क्या हो गया? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैं 3 फिगर बताया इस पॉइंट चार्ज के केस में, वो रेडियली आउटवर्ड फील्ड लाइंस दिखा रहे थे मेरे बच्चों, है ना, और इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फीयर होता था, और रेडियली आउटवर्ड जो हो गया, हर टेंजेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर जो छोटा छोटा टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंशियल सरफेस खींचेंगे, उस पर वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल दिखाया गया। हम सिलिंड्रिकल सरफेस बताए लाइन चार्ज के केस में है ना, कोएक्सियल सिलिंड्रिकल सरफेसेस आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो वो कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? या तो नॉर्मली आउटवर्ड या नॉर्मली इनवर्ड, और वहाँ पर जो टेंजेंशियल सरफेस हो गया, वह टेंजेंशियल सरफेस कर्व सरफेस पर वह दोनों एक दूसरे पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। हर जगह इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, बाहर की ओर हो या अंदर की ओर हो, वो चार्ज के नेचर पर पता लगता है कि किस चार्ज के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है। तो इस तरह की बातों को हम लोग, है ना, जहाँ पर फील्ड लाइंस ज़्यादा क्राउडेड था उसको हम लोग स्ट्रॉन्गर फील्ड कहते थे, तो उसमें यहाँ पर क्या पॉइंट होगा? वेयर द सेपरेशन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस is smaller then they represent region of a stronger electric field for same value of potential difference between two equipotential surfaces. अब इस बात को अलग से मैं समझा दूँ फिर से, है ना। जहाँ दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो से ज़्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेस है मेरा बच्चा,
और दोनों के बीच का एक पोटेंशियल सरफेस के लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस हर पॉइंट के लिए क्या होगा, ज़ीरो हो गया, मतलब हर पॉइंट पर पोटेंशियल से। लेकिन एक सरफेस और दूसरे सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, फिर दूसरे सरफेस और तीसरे सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरे और चौथे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, है ना, और बीच की दूरी पहला और दूसरा के बीच में कम है, दूसरे और तीसरे के बीच में ज़्यादा है, तीसरे चौथा में और ज़्यादा है सेपरेशन, डी भी सेम है और डी आर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटता जाएगा। तो जहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन ज़्यादा हो जाए बच्चों, डी आर फिक्स्ड रहे, मतलब सॉरी डी भी फिक्स्ड रहे, पोटेंशियल एक है 100 वोल्ट, सुनो समझो फिर इसको, 100 वोल्ट, 80 वोल्ट, 60 वोल्ट, 40 वोल्ट, 20 वोल्ट का डिफरेंस है हर सरफेस के बीच में इक्विपोटेंशियल से, और 100 और 80 वाले के बीच का दूरी क्या है, कम है। 80 से 60 वाले का दूरी थोड़ा ज़्यादा है उसके तुलना में, 60 से 40 वाले का और ज़्यादा दूरी है। तो इसका मतलब जहाँ सेपरेशन डी भी सब के लिए 20 वोल्ट का डिफरेंस है सब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, लेकिन दूरी जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और जहाँ दूरी कम है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो जिस तरह फील्ड लाइंस क्राउडेड होता था ज़्यादा, वहाँ पर स्ट्रॉन्गर फील्ड कहते थे। उसी तरह अगर डी भी सेम है और डी आर का वैल्यू क्या है, कम है, तो स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा, और जहाँ पर डी भी वही है और डी आर का वैल्यू बढ़ा दे तो हमारा फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, वीकर हो जाएगा। तो इस तरह की बात को फिगर में थोड़ा मैं समझाने का कोशिश करता हूँ फिर से। पहले की पढ़ाई में इक्विपोटेंशियल सरफेस से पहले E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर साबित किए। अब डी वी का वैल्यू सेम, डी वी बराबर 0 पर है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, लेकिन डी वी एक की इक्विपोटेंशियल सरफेस 100 वोल्ट, दूसरा 80 वोल्ट, तीसरा 60 वोल्ट, चौथा 40 वोल्ट, सब में पोटेंशियल डिफरेंस दो सरफेस के बीच में क्या है, तो क्या है, बना डाला जाए थोड़ा सा, प्लस क्यू चार्ज था, मान लीजिए यह क्या है 100 वोल्ट वाला है, दूसरा यह 100 वोल्ट, यह 80 वोल्ट, यह 60 वोल्ट, और फिर थोड़ा सा बड़ा करके ये ज़्यादा सेपरेशन, यह सेपरेशन कम, यह सेपरेशन ज़्यादा इसके तुलना में, फिर इसका सेपरेशन ज़्यादा, इसका सेपरेशन और ज़्यादा, लेकिन 60 वोल्ट और हाउ मच 40 वोल्ट, V1, V2, V3, V4। यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, पास पास, यहाँ का जो फील्ड होगा जो है ना वो स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा, किसके तुलना में, इससे दूर वाले के तुलना में। मैं यहाँ बताऊँ, फॉर डी वी बराबर कांस्टेंट, भी बराबर कांस्टेंट नहीं बोल रहे हैं, डी भी बराबर कांस्टेंट, ई वैरीज क्या होगा 1 बाई डी आर, निगेटिव साइन दिखाता था कि जिधर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, प्लस चार्ज है तो बाहर की ओर होगा, रेडियली आउटवर्ड वाला बात, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा। लेकिन यहाँ ई वैरीज डी आर, तो जहाँ सेपरेशन कम होगा वेयर डी आर डिक्रीजेज देन ई इंक्रीजेज, ई भाषा बोला जा सकता है, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। मैं एक छोटा और उदाहरण दे देता हूँ, है ना, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सेवरल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा है और कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या है, सबसे कम है।
में 4 इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाया बच्चा, 60 वोल्ट, 50 वोल्ट, 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, और ए पॉइंट दिखाया, बी पॉइंट दिखाया, सी पॉइंट दिखाया। कहाँ पर सबसे ज़्यादा फील्ड होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस सब के लिए क्या है? 2 सरफेस के बीच में 10 वोल्ट 10 वोल्ट का है, लेकिन यहाँ पर सेपरेशन क्या दिखा रहे हैं? ये थोड़ा नज़दीक, हम बहुत नज़दीक दिखा रहे हैं ए पॉइंट पर का पोटेंशियल। इस तरह का कोई सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस। बी पर जो सेपरेशन दिखा रहे हैं, सी पर जो सेपरेशन दिखा रहे हैं, थोड़ा और इसको हम क्या करें, फैला दें, तो क्या होगा? यहाँ पर पूछेगा कि कंपेयर EA, EB और EC, तो हेयर EA ग्रेटर दैन EB ग्रेटर दैन EC, मेरा बच्चा होगा क्या? सब बच्चा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? काहे? तो यहाँ पर 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वेरी क्लोज, सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है, तो यहाँ पर फील्ड का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। इतनी बात को समझ रहे हो? इसी पर और सवाल हम बता रहे हैं, लेकिन पॉइंट रखना कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, सवाल में भी बताने का कोशिश कर रहे हैं हम अब इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस of two like charge system. प्लस Q फील्ड लाइंस को दिखाना है ना? सर्किल तो बनेगा ही, सर्किल इक्विपोटेंशियल सरफेस। थोड़ा अटपटा सा फोटो है, NCERT का सहयोग ले लीजिएगा, यहाँ कोई का खास इसका है ना दिया हुआ नहीं होगा। फिर उसी तरह से टच करते थोड़ा सा, और इस तरह से, और फिर इस तरह का सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाया जाएगा। तो प्लस Q है, दोनों से फील्ड लाइंस है ना ओरिजिनेट करेगा। सब जगह क्या होगा, फील्ड लाइंस ऐसे देखा, जो लेटरल प्रेशर का केस होता था, फील्ड लाइंस को दिखाते तो हर जगह हम लोग को क्या करना है, ऐसा सरफेस सर्कल मतलब इस सरफेस खींचना है जो फील्ड लाइंस उस पर क्या हो जाए, नॉर्मल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल। इसको रेडीमेड आप बना के प्रैक्टिस कर ले, केवल फिगर पूछेगा तो आप फिगर में, और डायपोल के केस में मैं बताऊंगा। अब डायपोल आएगा तो उस केस में ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा वो डायपोल में ही हमें समझाऊंगा आपको आगे। तो ये रहा इक्विपोटेंशियल सरफेस, थोड़ा मैं बताया। अब ये एक छोटा मोटा सवाल दो दिखा देते हैं, आप लोग डायरेक्शंस बताओगे मेरे को। मान लो जैसे कोई सवाल इस तरह का है, सब में है, SC वर्मा में है और डिफरेंट बुक सब में भी है। टेन वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, यह 10 सेंटीमीटर मार्क्स है, 20 सेंटीमीटर मार्क्स है, 30 सेंटीमीटर मार्क्स है, 40 सेंटीमीटर मार्क्स है। यह एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस के साथ सब इक्विपोटेंशियल सरफेस 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री पर है, पैरेलल है। तो इन और दूरी, अब इसमें हम लोग को दूरी पोटेंशियल डिफरेंस दो सरफेस के बीच में क्या हुआ, 10 वोल्ट हुआ। हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर इस पॉइंट पर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस सरफेस पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर नॉर्मल होगा। और यह एंगल कितना है, 30 डिग्री या 90 डिग्री, और यह क्या हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू
लो पोटेंशियल, यहाँ पर भी फील्ड लाइन्स इसी तरह दिखाएंगे। इसी लाइन को हम लोग आगे पीछे इसको पीछे प्रोड्यूस करें, या हाउ मच 10 सेंटीमीटर मार्क 20 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर होगा। और यह जो सेपरेशन हो गया दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, वह हो जाएगा 10 या 30, 10 साइन 30 डिग्री, 5 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताया dV/dr, माइनस साइन दिखाता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, वो पहले मैं बता दिया आपको। यह क्या होगा भाई, dV के जगह 10 वोल्ट और dr के जगह 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 का पावर -2, 2 इंटू 10 का पावर 2, 200 वोल्ट पर मीटर आंसर होगा। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का तो इसके साथ कितना होगा, प्लस x डायरेक्शन के साथ 120 डिग्री बोला जाएगा। हेयर डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर इज, डायरेक्शन ऑफ एट एंगल कितना, एट 120 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। इस तरह की बात। फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर, या 40 वोल्ट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। फील्ड लाइंस इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जहाँ पर भी खींचेंगे, यहाँ पर फील्ड लाइंस चाहेंगे तो इस पर नॉर्मल खींचना पड़ेगा, यहाँ खींचेंगे तो यहाँ नॉर्मल खींचना पड़ेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर फील्ड लाइंस नॉर्मल होना ही चाहिए, है ना। तो यह चीज़ हम लोग देखें तो सवाल भी इस तरह का छोटा मोटा बनेगा। अभी एक और सवाल में इसी पर कुछ नहीं, आप प्रॉब्लम अपना देखो, है ना। नंबर मेरे को याद नहीं है, सिवर्मा में भी है और डिफरेंट भी मैं बार बार बोल रहा हूँ। यह कैसे फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा बच्चा, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट। वही तो पैरेलल और इक्विडिस्टेंट ही था, ये तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस तरह का पॉइंट दिखा रहा है, ए से बी, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यह डिस्टेंस, ये डिस्टेंस D है और E एंगल थीटा है। तो दिस सेपरेशन इज हाउ मच, D cos थीटा। अब यहाँ से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हेयर इस फिगर में VA माइनस VB पूछे तो पॉजिटिव होगा, VA ग्रेटर देन VB। और होगा क्या, VA माइनस VB बराबर E इंटू D। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा A से B तक का, तो क्या होगा, E इंटू कितना, D cos थीटा। और इसी में VB माइनस VA पूछता, या VB लोअर पोटेंशियल और VA हायर पोटेंशियल, निगेटिव रिजल्ट आएगा, माइनस E इंटू D इंटू कॉस थीटा बोला जाएगा। छोटा छोटा फोटो सब फिगर सब बना ले और सवालों में ले चलेंगे। और ये तो सिंपल पूछेगा कभी कि VA माइनस VB क्या होगा इस फिगर में, तो पॉजिटिव होगा, कहा है कि VA ग्रेटर देन VB। फील्ड लाइंस का डायरेक्शन फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, मैं एक ही तरह की भाषा को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी बोला और इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी बोलने का कोशिश। तो और सवाल को देखेंगे, इस तरह के सवालों को भी पहले इतना को कर लिया जाए तब। तो देख लीजिए बच्चों, इस सारे केस के इसमें थोड़ा सा ये सेपरेटेड हो गया, ये थोड़ा सा क्या होना चाहिए, पास आना चाहिए। वो इसका कोई कारण मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधे बता रहा हूँ कि लाइक चार्ज में दोनों प्लस क्यू है, उस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस तरह का नेचर का होगा। और उसको अपना NCERT में थोड़ा देखेंगे, उसको कॉपी करने का कोशिश करेंगे। और ये चीज़ समझाने का कोशिश किया, तो हमको लेना है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। अगर ई ही दिया रहता तब तो कोई बात ही नहीं था, वो डायरेक्ट निकाल लेते। तो यहाँ से इस तरह से वो फिगर में भी समझा दिए, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और किधर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये दो सरफेस के बीच की दूरी लिए, दो पॉइंट के बीच का दूरी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस में लेना है। तो इतनी बात समझने का कोशिश करें। पढ़े हैं ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, पोटेंशियल डिफरेंस, बस इसी चीज़ को 2-3 लेक्चर्स में मैं बताने का कोशिश किया हूँ। मैं उससे रिलेटेड कुछ और भी छोटा छोटा सवाल आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, उसको बार बार फिर रिपीट करते रहना है, अब बनाते रहना है। मैं बोला था कि इसको और ग्रेविटेशन को एक साथ जोड़ने का कोशिश करना तुम लोग। अभी स्क्वायर का केस पढ़ा दिए थे, यहाँ क्यू चार्ज दिखाए थे, सब बराबर दे दिए थे, प्लस माइनस भी देखे, कहे प्लस माइनस नेट चार्ज ज़ीरो हो जाए तो सेंटर पर पोटेंशियल ज़ीरो पढ़ाए थे। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं ऑफ द कन्फिग्रेशन ऑफ दिस कन्फिग्रेशन। साइड है क्या चीज़, ए ले लिए, चार्ज को क्यू लिए, लिखाए थे पहले भी। और इसमें हम रेडीमेड फार्मूला बताए थे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम तो तुमको पेयर का नंबर ऑफ पेयर्स बताए थे फार्मूला, n इंटू एन माइनस 1/2 के आधार पर n बराबर 4, n बराबर 4 है ना। नंबर ऑफ पेयर्स बराबर, बोलो बच्चे, 4 वैल्यू रखोगे तो है ना 6 पेयर बनेगा। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो कैसे, तो 6 बार लिखना पड़ता। हम लोग टेक्निक सीखे थे, u बराबर n/2, तो n के जगह क्या चीज़ 4, तो 4/2 और इसके साथ किसी एक के साथ इंट्रैक्शन, तो 3 इसका फिर इसका बनेगा। तो क्या होगा बच्चों बताओ, q²/4πε0a प्लस फिर क्या q²/4πε0√2a, दिस डिस्टेंस विल बी √2a, और फिर q²/4πε0a। इसके लिए क्या हुआ बच्चों, 2 q²/4πε0a कॉमन ले लिए, इस 2 को अंदर कर दो तो यह 4 हो जाएगा, 2 और यह 2 + 4। अब प्लस कितना 2 इंटू कितना 1/√2, a को भी अंदर ही रखे तो 4/a और यहाँ 1/√2, कोई ज़रूरी नहीं रहने दिया जाए। क्या सिखाना चाह रहे हैं इस केस में, आपको 6 पेयर बना, 4 पेयर कौन वाला बना, ए वाला बना, और 2 पेयर कौन वाला बना, तो a/√2 डिस्टेंस वाला, मतलब √2a डिस्टेंस वाला बना 2 पेयर। तो यहाँ 4 2 6 पेयर में 4 कौन वाला हुआ, ए वाला, और 2 पेयर हो गया √2a वाला डिस्टेंस सेपरेशन वाला। तो 4 में क्या हो गया, ये चीज़ सिखा। फिर मान लो जैसे पहले भी बताए हैं सवाल सब, फिर रिपीट कर रहे हैं। सब कॉर्नर वर्टेक्स पर क्या है, सब कॉर्नर पर क्यू चार्ज है बच्चों, प्लस क्यू ले रहे हैं। सब साइड ए दिखा रहे हैं। जहाँ जहाँ मूल्य समझ गए सारे बच्चे। अब इसमें नंबर ऑफ पेयर्स क्या हो गया, हेयर n बराबर कितना नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है 8, तो नंबर ऑफ पेयर्स बराबर 8 -1/2, 28 पेयर बनेगा। अब 28 पेयर को हम लिखेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम u बराबर n/2, तो 8/2 और सिग्मा u1 लिखें एक किसी के लिए। तो क्या होगा मेरा बच्चा यहाँ पर, अब इसके लिए यह ए डिस्टेंस वाला, इसको समझने के लिए
अब ये तो बोर्ड के अथी यहाँ कमरा वाला केस में बड़ा आसानी से समझा जा सकता है। कमरा के 8 कोना पर 8 गो चार्ज है, क्यों 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 चार्ज। अब मान लो अगर तुमको इस वीडियो में उतना तो स्पष्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप अपना सब अपने अपने कमरे में होगे, कमरा के एक कॉर्नर को ओरिजिन मान लो, मतलब पोजीशन ऑफ 1 मान ले, तो हमारा एक पेयर बनेगा ए वाला, दूसरा पेयर भी ए वाला, तीसरा पेयर भी ए वाला बनेगा, एक चार्ज के लिए सोचा जाए। और √2a वाला, तो √2a वाला, फिर √2a वाला, √2a वाला, कई गो बना, 3 गो बना ए वाला, 3 गो बना √2a वाला। और इसका उस अपोजिट कॉर्नर के साथ जो बनेगा वह √3a वाला बनेगा। बस इतना ही बनने वाला केस हो गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग, q²/4πε0a, कई बार, 3 बार, ए वाला 3 बार केस, और प्लस फिर क्या 3q²/4πε0√2a, और एक हो गया q²/4πε0√3a। मामला खत्म। इतना से हम लोग का काम हो जाएगा। अब यह क्या हो गया, 4 हो गया, तो कितना बना 12 q²/4πε0a, q²/4πε0a, प्लस फिर क्या 12 q²/4πε0√2a, और फिर क्या 4 q²/4πε0√3a। क्या सीखे बच्चों, 12 पेयर कौन वाला बनेगा, ए वाला, 12 पेयर कौन वाला बनेगा, √2a वाला, और 4 पेयर कौन बनेगा, √3a वाला। डिफरेंट चार्जेस के लिए हम लोग कम्बिनेशन इतना करेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन ये सिस्टम में एक ट्रिकी प्रॉब्लम हो गया। ट्रिक से आप क्या करेंगे, बना लेंगे तो ज़्यादा आसान। इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना। इस तरह के सवाल को पहले भी बताए, अभी भी बनाए। 12 पेयर बना, किसका वाला, 12 पेयर बना ए वाला, 12 पेयर बना √2a वाला, अब 4 पेयर बना है √3a वाला। ये सब याद रखने का कोशिश करेंगे। 28 पेयर बन गया क्या, और सिर्फ q²/4πε0a। मैं पहले भी बोला कि 1/4πε0 को डिफरेंट राइटर्स, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टीचर्स के द्वारा क्या लिखा जाता है, वो कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए लिखा जाता है कि q²/a। वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, लेकिन हमारा एक आदत बना हुआ है 1/4πε0 को लिखने का, उसी पैटर्न पर लिख रहा है। अगर आपको शुरू से ही उसको रिप्लेस कर दे k के द्वारा तो और आपको आसान लगेगा। तो जैसे जो समझा रहे हैं, यह पोटेंशियल एनर्जी वाला केस हो गया। अभी और 2-4 सवाल पोटेंशियल से रिलेटेड बात करते हैं। और E बराबर -dV/dr सीखा है, E बराबर -dV/dx सीखा है। सवालों का कोई छोर अंत नहीं होता है, हर समय नया नया सवाल फॉर्म होते रहता है। आप कोशिश करना है, बेसिक पहले सीख लेना है बढ़िया से, फंडामेंटल आता रहेगा, सवाल को बदल देगा, तब भी आप क्या, सवाल के पैटर्न को बदल देगा, तब भी आप क्या कर सकते हो, सबका आंसर निकाल सकते हो आसानी से। लेकिन कंसेप्ट बना रहेगा तब, वो रेडीमेड से कहाँ। अब बोर्ड ये सब के परीक्षाओं में तो भाई बेसिक एकदम 2-4 दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा, कहेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक छुटा हुआ है बच्चों। अगर ये तो पोटेंशियल एनर्जी, इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी था दोनों के आपस के चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, लेकिन अगर 2 चार्ज पार्टिकल को हम लोग एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम क्या होगा, वो चीज़ मैं लिखा देता हूँ पहले, तब आगे बढ़ता हूँ, फिर सवालों पर ही आऊँगा। तो पहले इसको ले, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल in external electric field लिख चुके हैं। If a charge particle is placed
if a charge particle having charge q is placed at a point in external electric field where electric potential is V is given as U बराबर Q इंटू भी। ये लिखे यूज किए बलभाषों में यूज कर चुके हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी बताए, बार बार आएगा और डिफिनीशन में भी था V बराबर U बाई Q। तो इतना आया, लेकिन हमको जो समझाना है वो क्या, पोटेंशियल एनर्जी of the system of two charge particle, system of two charge particle having charges Q1 and Q2 placed in external electric field at position r1 vector and r2 vector. The separation between two charge particle be r12 वेक्टर या r21 वेक्टर, r12 बराबर r21 मैग्नीट्यूड में बराबर होगा। तो इसको समझना है। अब क्या है, इफ इसी को पहले ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूँ तब आपको बात करता हूँ, है ना। एक चार्ज के लिए कहीं पर पोटेंशियल भी है, वहाँ पर चार्ज क्यों रखोगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी उस फील्ड के कारण क्यों भी होगा। देखो यार, इफ V1 बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at position r1 vector due to external field, similarly V2 बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at position r2, इसको VR1 लिखा जाता, फंक्शन VR2 लिखा था ब्रैकेट में, कुछ भी लिख सकते हैं, V1 V2 अलग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पोजीशन R2 ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। अब क्या होगा, अब Q1 Q2 चार्ज को कितने दूरी पर प्लेस करना है, R12 दूरी पर। तो सब पहले हम लोग को इस पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पहले Q1 चार्ज को R1 पोजीशन पर लाना होगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग Q1 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पोजीशन R1 वेक्टर बराबर हाउ मच वर्क डन, तो Q1 इंटू V1। अब क्या है, अब Q1 चार्ज लिया है, अब अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पोजीशन R2 वेक्टर। अब देखो
एक तो फील्ड का पोटेंशियल है, उसके कारण जो वर्क होगा वह होगा Q2 इंटू V2, और दूसरा ये Q1 चार्ज भी इस पर इंट्रैक्शन करेगा और उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या पड़ा है Q1 Q2 बट्टा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12, यह टोटल वर्क। तो इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन प्लस टोटल दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो क्या लिखा जाएगा लास्ट में स्टार मार्क करके, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल इन गिवन केस U बराबर दिस मच Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12 या R21 लिखे, मैग्नीट्यूड में सब बराबर है। कहीं पर V के फंक्शन में R1 लगा रहेगा, V के फंक्शन में R2, V1 V2 डिफरेंट वैल्यू। हम लोग जो लिए सो समझ में आया सबको। ये दो चार्ज पार्टिकल, अब इसी में तीसरा चार्ज होता तो ये दो चार्ज के सजाने में इतना वर्क हुआ, तीसरा चार्ज को लाने में तो एक तो उसका अपना वर्क होगा, फिर Q1 के कारण, फिर Q2 के इंटरेक्शन के कारण, तो वहाँ पर फिर से अलग होगा। लेकिन ज़्यादातर हम लोग को ये दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, एक तो हम लोग सिर्फ पढ़े ही जब कोई फील्ड नहीं था, आपस में Q1 Q2 के कारण ही इंटरेक्शन होता था, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी दिस मच। और जब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो इस तरह का रिजल्ट लिखा जाएगा। तो इस तरह का सब बात है। यह भी यह 10 वोल्ट दिखा रहे हैं, यह 0 वोल्ट है, यह सेपरेशन दिखा रहे हैं। दो मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, आर का पोजीशन दिखा रहे हैं। वी आर ग्राफ है, आर वी और आर का अपने लोग पढ़े हो, ई बराबर माइनस dV बाई dr। अब बताओ इसके लिए dV बाई dr क्या होगा, 10 वोल्ट बाई 2 मीटर। तो एक रीजन यह हुआ, रीजन फर्स्ट, रीजन सेकेंड, रीजन थर्ड। रीजन फर्स्ट में क्या है, फॉर रीजन फर्स्ट R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू क्या चीज़, R ग्रेटर देन 0 और R लेस देन 2 मीटर। उसके बीच में dV बाई dr बराबर 10 माइनस 0 बाई 2, 5 वोल्ट पर मीटर। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस रीजन में, E बराबर -5 वोल्ट पर मीटर, -5 वोल्ट। फॉर रीजन सेकेंड मैं सवाल नहीं लिखा है, जो फिगर दिया हुआ है उसमें पूछता है हर रीजन के लिए फील्ड क्या होगा। फॉर रीजन सेकेंड बताइए dV बाई dr बराबर 0, भी कांस्टेंट है, 2 मीटर से 4 मीटर। रीजन सेकेंड क्या है, तो R ग्रेटर देन 2 मीटर और लेस देन 4 मीटर। देयरफॉर E बराबर 0। अब फॉर रीजन थर्ड, रीजन थर्ड क्या है, तो R ग्रेटर देन 4 मीटर लेस देन 6 मीटर। dV बाई dr बराबर स्लोप निगेटिव होगा,
या अगर लिखने का कोशिश करें तो 0 - 10 बोलेंगे। बाद वाला पोटेंशियल, पहले वाला पोटेंशियल, बाद वाला 0 और पहले वाला 10। 0 - 10 बाई क्या बोलोगे, Dr2 मीटर -5 वोल्ट पर मीटर। हेयर E बराबर तो 5 वोल्ट पर मीटर प्लस में हो जाएगा। dV/dr निगेटिव होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो जाएगा। ग्रेविटेशन में, इसमें सब में एक ही तरह का बात सब होगा। काइनेमेटिक्स में भी इस तरह का सवाल सब देखे हैं, ग्राफ में देखे। मैं 6 लाइन पिछले क्लास में बता रहा था कि स्लोप कांस्टेंट एंड पॉजिटिव होगा। पिछले क्लास में सिर्फ बता रहा था कि इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, कांस्टेंट भी, इसका स्लोप 0 होगा, इसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट और निगेटिव होगा। लाइन 4 में बता रहे थे स्लोप इनफाइनाइट हो, 90 डिग्री हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। 5 में स्लोप इंक्रीजिंग और 6 में स्लोप डिक्रीजिंग। 6 लाइन जो मेरे पुराने, मतलब पिछले लेक्चर में भी मैं बताया था और पहले से जो मेरे 11th में लिंक है उसको 6 लाइन करके मैं रटाया हुआ हूँ, बात को समझाया हुआ कि dy/dx का वैल्यू कब पॉजिटिव, कब 0, कब नेगेटिव, कब वेरिएबल होगा, कब इंक्रीजिंग और कब डिक्रीजिंग। तो ये छोटा मोटा सवाल मैं बोलते जा रहा हूँ, फटाफट बताते जा रहा हूँ, मिटाते जा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम अपने से सोचना है और अपने से इस सब को मैनिपुलेट करके लिखते जाना है। चलिए आगे और फिर मैं बताता हूँ। बच्चों पोटेंशियल दिया हुआ है, कोई चार्जेस सब है, एक्स एक्सिस पर प्लेस्ड है और एक्स एक्सिस पर ही क्या है, पोटेंशियल का फॉर्मूला दिया हुआ है। एक्स के टर्म में v इज़ द फंक्शन ऑफ x 20/x² - 4 वोल्ट है ना। x का वैल्यू माइक्रोमीटर में लिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछता है मेरे बच्चों। E बराबर -dV/dr पर है। E बराबर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिर्फ है, x का फंक्शन है, तो E बराबर dV/dx -dV/dx। बस डिफरेंशिएशन आता है तो सवाल बन गया। पहले से कंसेप्ट है E बराबर -dV/dx का। तो सॉल्यूशन में क्या हुआ, क्वेश्चन पहले समझ गए, V दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। V इज़ द फंक्शन ऑफ x एज E बराबर -dV/dx। यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ x सिर्फ x का फंक्शन है, v तो वहाँ x के रेस्पेक्ट में बांटेंगे। वह XYZ रहता तो आ रहे हैं अभी जस्ट 2 सवाल और मैं देखा ना, 1-2 सवाल दिखाता हूँ, सब लंबा हो जाएगा थोड़ा लेक्चर, उससे कोई मतलब नहीं। सवाल तो जितना आप कर लो, थ्योरी तो बहुत, थोड़ा सा अभी पढ़े। हेयर E बराबर -d/dx ऑफ v 20/x² - 4। इसको 20 बाहर आ जाएगा और डिफरेंशियल ऑफ x² - d/dx ऑफ x² - 4 का पावर -1। वो चेन रूल या जो भी प्रोसेस आप अपनाते आ रहे हो पहले से, उसको करने का कोशिश करना। तो इसके रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जाए। इसको लिखने का तरीका -20 डिफरेंशियल ऑफ x² - 4 का पावर -1 और x² - 4 और फिर इतना ही से मल्टीप्लाइड कर दो, x² - 4/dx हो गया। ये चीज़ समझना है। x⁵ है तो x के रेस्पेक्ट में लिखते थे, y⁴ होता था तो y के रेस्पेक्ट में, तो इसका पावर है तो इसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। ये अपने मन से लाए हैं तो उतना से मल्टीप्लाइड कर, तो क्या होगा -20। इसका डिफ्रेंशिएशन पावर पहले तो -1 और पावर -1 हो जाएगा, तो x² - 4 होल का पावर -। इसका डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया, या माइनस प्लस, तो 20 और 2 तो 40 और 40x और ये माइनस नीचे चला जाए प्लस x² - 4 का क्या चीज़, होल स्क्वायर। अब सवाल तो बन चुका है आपको। अब इस भी x में क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है। x बराबर हाउ मच, x बराबर 4 माइक्रोमीटर है ना, और उसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या होगा, हेयर एट x बराबर वेयर एट x बराबर 4 माइक्रोमीटर, E बराबर 40 इंटू x के जगह 4 और
एक्स स्क्वायर 16 माइनस 4 का क्या चीज़ होल स्क्वायर 40 इंटू 4 बाई 6 माइनस 4 16 माइनस 4 12 144 12 इंटू 12 10 बाई 9 1 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। पहले इतना कर लो भाई। थोड़ा सा अपने से 1.11111 करते रहेंगे 9 से है ना इंटू वोल्ट पर माइक्रोमीटर। बदलने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, इतना आंसर आ गया। तो इस तरह का सवाल जब v इज़ द फंक्शन ऑफ, आप बताने जा रहे हैं v इज़ द फंक्शन ऑफ x y z तीनों का होगा तब कैसे बनता है सवाल। पार्शियल डेरिवेटिव करके मैं बताया था कि एक बार x का फंक्शन मानेंगे, y z को कांस्टेंट मानेंगे, फिर y का फंक्शन मानेंगे, x z को कांस्टेंट मानेंगे, z का फंक्शन मानेंगे, x y को कांस्टेंट मानेंगे। एक दो सवाल उस पर देखते हैं पहले। तो चलते चले सवाल देखते चले, आगे बढ़ते चले, रुक जाओ।